नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। न्यायालय की पेशी में फर्जी आरोपी भेजकर न्यायालय को धोखा देने का सामने आया था मामला। आरोपी की जगह उसका दोस्त न्यायालय में किया गया था पेश। दोनों आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। बनते देर नहीं उखड़ने लगी जयस्तंभ चौक से रेलवे क्रॉसिंग तक नवनिर्मित रोड। संबंधित विभाग नहीं दे रहा ध्यान। नगर में जगह जगह हो रहा है आचार संहिता का उल्लंघन। एक तरफ हो रही कार्रवाई तो दूसरी तरफ हो रहा है प्रचार। अब तक नहीं हटाए गए विभिन्न पार्टियों के बैनर पोस्टर्स। विभिन्न योजनाओं से वंचित बैगा परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार। आहार अनुदान योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग। पुराने रंजिश को लेकर दो युवकों में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल 24 वर्षीय पलाश को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई, जहां संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल अपनी पार्टी, विचारधारा या योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता और न ही जनता को लुभाने वाली कोई घोषणाएं कर सकता है। लेकिन नगर के ऐसे कई स्थान हैं जहां अब भी विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिसे न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, बल्कि बिना अनुमति के उन बैनर पोस्टर के माध्यम से पार्टी और प्रत्याशियों का जमकर प्रचार प्रसार भी हो रहा है। आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 9 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई, जिसके बाद जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आचार संहिता लागू की थी और प्रचार प्रसार के माध्यमों को हटाने के लिए 72 घंटों की डेडलाइन निर्धारित कर संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई के तहत राजनीतिक योजनाओं के प्रचार प्रसार, राजनेताओं के चेहरे से संबंधित प्रचार प्रसार के माध्यमों को हटाने की कार्रवाई सख्ती से शुरू की गई थी। उसके बाद अब 72 घंटे की डेडलाइन पूरी हो जाने के बाद भी कई स्थानों पर प्रचार प्रसार के माध्यम अब भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। आदर्श आचार संहिता के बाद एक तरफ जहां महाराष्ट्र से आने वाली बस व वाहनों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही राजनेताओं के बैनर पोस्टर लगे होने पर उन्हें हटाने जाने की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शासकीय एम्बुलेंस के साथ ही पानी के टैंकर समेत अन्य माध्यमों से अब भी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है और इस पर रोक नहीं लग पाई है, जिससे आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। आदर्श आचार संहिता के वाहनों पर राजनीतिक लोगों के नाम या पद लिखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक लोग अपने नामों पद वाहनों पर लिखकर उसका उपयोग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सख्ती से कार्रवाई किए जाने के बाद भी कई स्थानों पर राजनीतिक पार्टियों की घोषणाएं व योजनाएं भी लिखी हुई है या फिर उनके बैनर पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। वहीं शासकीय स्थानों पर भी शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही राजनेताओं के चित्र भी लगे हुए हैं। वहीं कई शासकीय कार्यालयों में लोकार्पण से संबंधित पत्थरों को अब तक नहीं ढक पाए हैं। वहीं कई स्थानों पर राजनीतिक पार्टी के निशान भी बने हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से ही सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार प्रसार, राजनेता की फोटो वाले बैनर पोस्टर, शासकीय स्थानों से योजनाओं के प्रचार प्रसार को हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी समय सीमा की बैठक में सभी अधिकारियों को लोकार्पण या योजनाओं से संबंधित बैनर पोस्टर्स को हटाने के लिए निर्देशित किया है। बावजूद कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति संज्ञान में आई है तो उन्हें तत्काल ही हटाए जाने के लिए संबंधितों को निर्देशित किया गया है। देखिए, चूंकि स्पष्ट निर्देश है कि 72 घंटे के अंदर ये सभी चीज़ें संपत्ति विरूपण के अंतर्गत और राजनीतिक व्यक्तियों की जिनके भी स्लोगन वगैरह कुछ लिखे हैं उनको हटाने के निर्देश हैं और इसमें लगभग सभी जगह अच्छा काम हुआ है। फिर भी जो चीज़ें आप संज्ञान में ला रहे हैं उसको हम तत्काल अभी लेते हुए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अभी हम निर्देशित कर देते हैं कि वहाँ से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का अगर चित्र हो तो उसको हटाने तत्काल कार्रवाई।
आदिवासी बैगा समुदाय के लिए बनाई गई शासन की महत्वाकांक्षी पोषण आहार अनुदान योजना अब धीरे धीरे छलावा साबित हो रही है, क्योंकि इस योजना का लाभ कुछ परिवारों को तो मिल रहा है, लेकिन कुछ परिवार इस योजना के लाभ से वंचित हो गए। आपको बता दें कि पिछले 5 माह से पोषण आहार अनुदान की राशि इन्हें नहीं मिली है। इसके अलावा उन्हें इस माह लाडली बहना योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया, जिससे उनका मन बहुत आहत हुआ है और इस विषय की शिकायत लेकर वे गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि पिछले 5 माह से प्रति माह मिलने वाली पोषण आहार की राशि उन्हें नहीं मिल पाई है, जबकि एक कार्यक्रम के दौरान आहार अनुदान योजना के तहत प्रदेश के 14 जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया समुदाय की 1,81,988 महिला हितग्राहियों के खाते में 18.16 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की गई थी, जहां बालाघाट जिले की 4,714 बैगा महिलाओं को भी लाभ मिला। परंतु बैयर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पाथरी के बैगा बाहुल्य गांव माड़ी और लहंगा कनार पंचायत की महिला शिकायत लेकर आई थी, जिन्होंने पिछले 5 माह से पोषण आहार की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। पोषण आहार की राशि मिलती, वो मिलता है पैसा? हाँ नहीं मिले, वो भी नहीं मिला। नहीं मिला, मोर पट्टा और सब जाता है तो उनका कुछ नहीं बना। 1,000 रुपया महीना जो बैगाओं का मिलता है, आपको मिल रहा है कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं मिल रहा। हाँ नहीं मिला। आपके गांव में स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी है क्या? हाँ नहीं है, अस्पताल नहीं है, आंगनवाड़ी है तो ना दुर्गा कामा डोंगरी। और ये पीने के पानी की क्या स्थिति है आपके? पानी गला नहीं है, पिया नहीं। कहाँ से लाते हो? ओ नाला से आन ले। हाँ कुआ तो लड़ंग लीड़ी होता, कुआ गला रहा। आज बालाघाट आए थे तो साहब ग्राम पंचायत पाथरी है, उसके अंतर्गत ग्राम माड़ी की महिला जो है उनके तहत आहार पोषण की जो राशि दे रहे थे सर, अभी तक के 5 महीने से रुका हुआ है, राशि नहीं मिल रहा है। डीबीटी और EKYC सब पूरा है, पर राशि कहाँ रुका है पता नहीं चल रहा है सर। हम लोग जनपद बैहर में भी जा करके 2 तो 3 राउंड मार चुके हैं, कोई जन सुनवाई भी नहीं हो रहा है सर हमारा। आज क्यों आए बालाघाट? सर वही है, पूछने के लिए आए हैं क्यों नहीं मिल रहा है खीर। और आपके गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या कुएं वगैरह भी नहीं है सर फिलहाल। सर हाँ, पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है, नाले का पी रहे हैं। अभी बालाघाट नगर के मोती गार्डन स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक युवक को हाथ बुक्के और चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। घायल युवक पलाश पिता शिवराम डहाके 24 वर्ष, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट निवासी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पलाश शासकीय अस्पताल बालाघाट में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ है। 11 अक्टूबर की रात्रि 10 बजे पलाश मोटरसाइकिल से मोती नगर अपने मौसी के लड़के शाहिल से मिलने के लिए गया था। दोनों मोटरसाइकिल में भटेरा चौकी आ रहे थे। मोती गार्डन के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने हिमांशु शिववंशी सहित 3-4 लोगों ने पलाश की मोटरसाइकिल रोका और हिमांशु शिववंशी ने पुरानी रंजिश को लेकर पलाश से विवाद करने लगा और उसने पलाश को हाथ बुक्कों से मारपीट कर दिया और चाकू मारकर फरार हो गया। चाकू का वार पलाश के बाएं फसले में लगा। हिमांशु सूर्यवंशी के फरार हो जाने के बाद साहिल ने पलाश को मोटरसाइकिल में जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की पेशी में प्रकरण के मुख्य आरोपी के द्वारा स्वयं उपस्थित न होकर दूसरे फर्जी आरोपी को पेशी में भेजकर न्यायालय को एक षड्यंत्र पूर्वक धोखा देने के मामले में बैयर पुलिस ने प्रकरण में फर्जी आरोपी अभिषेक पिता गोपाल सोनेकर 30 वर्ष टाउनशिप मलाजखंड निवासी को जहां गिरफ्तार किया, तो वहीं इस प्रकरण के मुख्य आरोपी जितेंद्र पिता कलम सिंह बारमाटे 32 वर्ष ग्राम चारटोला मलाजखंड निवासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बैयर पुलिस ने दोनों ही आरोपी को वहां की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आपको बताया कि बैयर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की अदालत में प्रकरण 841/16 शासन विरुद्ध संतोष बिसेन अन्य 4 के विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण विचाराधीन है। 11 अक्टूबर को विद्वान अदालत में इस प्रकरण पर फैसला होना था। इस पेशी में जितेंद्र बारमाटे को न्यायालय में उपस्थित होना था, किंतु उसके स्थान पर एक व्यक्ति स्वयं को आरोपी जितेंद्र बारमाटे बताते हुए न्यायालय में उपस्थित हुआ था और यह व्यक्ति न्यायालय के कटघरे में न्यायालय के पीछे छुपने का प्रयास कर रहा था। इस व्यक्ति पर शंका होने पर न्यायालय के द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इस व्यक्ति ने बताया कि उसके भाई जितेंद्र बारमाटे ने बोला था कि आज न्यायालय में उसकी पेशी है, न्यायालय में जाकर देख लो। इस प्रकरण के आरोपी ने अपना नाम देवेंद्र बारमाटे और जितेंद्र बारमाटे को भाई बताया था। न्यायालय परिसर में जब देवेंद्र बारमाटे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना सही नाम अभिषेक पिता गोपाल सोनेकर 30 वर्ष टाउनशिप मलाजखंड निवासी होना बताया।
और यह भी बताया कि जितेंद्र बारमाटे उसका मित्र है, उसके कहने पर वह उसके स्थान पर पेशी में आया था। इस प्रकार अभिषेक सोनेकर ने अपने साथी जितेंद्र बारमाटे के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत न्यायालय को धोखा देने के लिए कृत्य किया गया था, जिनके विरुद्ध धारा 419, 420, 205, 120B के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में अभिषेक सोनेकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले की जांच बैर थाना प्रभारी पंकज मुर्दन ने करते हुए इस प्रकरण के मुख्य आरोपी जितेंद्र बारमाटे को पकड़ने के लिए एक टीम के साथ जितेंद्र बारमाटे के गांव चारटोला मलाजखंड पहुंचे और घेराबंदी करके जितेंद्र बारमाटे को उसके घर ग्राम चारटोला में गिरफ्तार किया गया। 12 अक्टूबर को दोनों ही आरोपियों को बैर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय के सबसे व्यस्ततम हाईस्कूल मार्ग में मंडी बोर्ड अधोसंरचना विकास निधि से 4.14 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला इमारत शॉपिंग मंडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, जिसका नाम राजा भोज जैविक प्राकृतिक कृषि उपज मंडी लालबरा रखा गया। परंतु इस मंडी परिसर की नियमित साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबर लगा हुआ है, जिसमें सब्जी व्यापारी व निवासी लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मंडी परिसर में गंदगी होने का मुख्य कारण यह है कि मंडी कॉम्प्लेक्स तो बना दिया गया, परंतु उसकी देखरेख के लिए किसी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया है, न ही किसी को कमरा आवंटित किया गया। अगर कमरा आवंटित प्रशासन के द्वारा बेरोजगार व अस्थायी दुकानदारों को कर दिया जाता तो उनके द्वारा साफ सफाई करने के साथ ही देखरेख भी हो जाती और उन्हें रोजगार भी मिलता, परंतु भवन का लोकार्पण हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, अब तक कमरा आवंटित नहीं किया गया है। इसलिए देखरेख के अभाव में कुछ स्थानों में कमरों में लगी टाइल्स भी अब क्षतिग्रस्त होने लगी है, जहां गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, जिससे स्थानीय दुकानदार व निवासी लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र के बेरोजगार व अस्थायी दुकानदारों ने मंडी कॉम्प्लेक्स में बने 100 कमरों को शासन के नियम के अनुसार आवंटित करने व नियमित रूप से साफ सफाई करवाए जाने की मांग शासन प्रशासन से की है। ये मंडी कॉम्प्लेक्स क्या स्थिति? मंडी कॉम्प्लेक्स में गंदगी बहुत है। अगर इसकी नीलामी कर देते समय रहते तो इसकी जो आज गंदगी दिख रही है वो नहीं दिखती, और क्या बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता। हम जैसे छोटे दुकानदार हैं, और भी लोग हैं जिन लोगों को रोजगार मिल जाता, लेकिन करोड़ों की लागत से बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया तैयार होकर रखा हुआ है, लेकिन कोई देख रखाव नहीं है। इधर जाओ उधर लोग पेशाब कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, टूट भी हो रही, टाइल्स कहीं चोरी हो गई है, ये हो गया है। इसको जल्दी से जल्दी तो नीलामी कर देते, बहुत सारे लोग रोजगार मिल जाएगा। शासन का जो पैसा लगाए करोड़ों, अब वो तो यहाँ पे अब वही शासन का समझ नहीं आ रहा है, नीलामी का कैसा क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। अगर लोगों को मिल जाए जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन ध्यान दे, नीलामी कर दे, जैसे और भी जगह में नीलामी हो चुकी है, इसका नीलामी हो जाए, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मैं पिछले लगभग 10 या 12 साल से उस कॉम्प्लेक्स में जो माता जी बैठती हैं उस स्थान पर जाता आता हूँ, और उस स्थान पर लगभग 72 वर्ष हो चुके हैं माता जी, और गणेश जी की प्रतिमा वहाँ स्थापित होती है। पहले वहाँ पर मंडी हुआ करती थी, वो मंडी टूटकर अब वहाँ पर नए भवन का निर्माण हुआ है। निर्माण तो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन जिस तरीके का उसका रखरखाव है, वहाँ पर जो अव्यवस्थाएँ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान है मंडी के भी लोग, और साथ में वहाँ जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर आने वाले लोग। अभी जो हमारा उत्सव शुरू होगा, उस उत्सव में आने वाले लोग, इसका कारण ये है कि आसपास वहाँ पर सब्जी मंडी का क्षेत्र है। सब्जी मंडी के क्षेत्र के साथ वहाँ पर कुछ ऐसे घर भी हैं जिनका कचरा निकलता है, तो सब मंडी कॉम्प्लेक्स के पास लाकर डालते हैं। यहाँ तक कि ये स्थितियाँ हैं कि जो मंडी कॉम्प्लेक्स में कमरे बने हुए हैं, उन कमरों के आसपास लोग पेशाब करके चले जाते हैं। गंदगी इतनी बद से ज़्यादा बदतर है वहाँ पर कि आप 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते हैं। देखिए क्या होता है, गणेश जी के 10 दिन और दुर्गा जी के 10 दिन अगर हम अलग कर दें, बाकी के जो 345 दिन बचते हैं वहाँ पर इतनी गंदगी रहती है कि वहाँ पर किसी भी तरह का व्यक्ति जाकर 5 मिनट खड़े नहीं रह सकता। मेरी शासन प्रशासन और मंडी इन सभी के लोगों से एक निवेदन है, प्रार्थना है कि भाई आप किसी न किसी रूप में वहाँ पे ऐसे कर्मचारी को रखें जो वहाँ की व्यवस्थाओं का रखरखाव कर सकें। इसको विशेष रूप से ध्यान देकर शासन प्रशासन अपनी निगरानी में रखे। और ये जो अव्यवस्थाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर मंडी और साथ में सब्जी मंडी के लोग ही कचरा करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सभाएं लेने आते हैं जी, या फिर कोई अन्य छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, बैठकें होती हैं, वहाँ पर भी लोग आएंगे, नाश्ता करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। जो डिस्पोजल ग्लास प्लेट रहते हैं, सारा कचरा वहाँ पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
जो अव्यवस्था है वहाँ पर पालिका में वेतन नहीं मिलता तो यहाँ के कर्मचारी नगर पालिका के सामने हड़ताल करते हैं, तो कभी विपक्ष के पार्षदों के द्वारा नगर पालिका के गेट पर ताला लगाया जाता है। और अभी हाल ही में एक ताज़ा मामला ताला लगाने को लेकर ही सामने आया है, जिसमें नगर पालिका की आवक जावक शाखा की ओर लगे एक दरवाज़ा जो कि दिव्यांगों के लिए आने जाने के लिए बनाया गया है, उस दरवाजे पर नगर पालिका के द्वारा ताला लगा दिया गया, जिस कारण से नगर पालिका में काम करने वाले दिव्यांग जन प्रतिनिधियों को लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी फेरे से आकर अपनी शाखा में आना पड़ रहा है। इसको लेकर यहाँ के कर्मचारी सहित विपक्ष के जन प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी आवाज़ उठाई जा रही है कि क्यों आखिर दरवाजे पर इस प्रकार से ताला जड़ दिया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका की बाहर की ओर लगने वाली आवक जावक शाखा और सूचना के अधिकार की शाखा की ओर लगे एक दरवाजे में नगर पालिका के ही कर्मचारी के द्वारा किस वजह से ताला लगा दिया गया है यह तो पता नहीं, पर नगर पालिका में काम करने वाले दिव्यांग कर्मचारी को अपनी शाखा में आने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शासन प्रशासन के द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी शासकीय कार्यालय में दिव्यांग कार्य करते हैं उनके चढ़ने उतरने के लिए एक रैंप बनाई जाए, जिसमें वहां आसानी से अपनी कक्षाओं तक पहुंच जाए। और अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका में रैंप की ओर लगे एक दरवाजे पर नगर पालिका के द्वारा ताला लगा दिया गया है, जिससे यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के डर से कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहना चाह रहे, किंतु जिस प्रकार से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनका यह मानना है कि इस प्रकार से यह नहीं होना चाहिए। उन्हें बेवजह ही 30 से 40 मीटर की दूरी को पार कर अपने कक्ष तक जाना पड़ रहा है, जबकि देखा जाए तो महज एक ही कक्षा की ओर रैंप बना हुआ है और उसी रैंप से वह वर्षों से आवागमन कर रहे थे। किंतु अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका के द्वारा जिस प्रकार से ताला जड़ दिया गया वह गलत है और वह छोटे कर्मचारी होने की वजह से वह किसी को कुछ नहीं कह सकते। इन कक्षाओं के प्रभारी द्वारा भी इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। उनका भी कहना है कि वह इस विषय को लेकर कुछ नहीं कहना चाहते। जब हमारे द्वारा प्रभारी सीएमओ वाचस्पति त्रिपाठी से इस विषय को लेकर चर्चा की गई तो उनके द्वारा भी इस विषय को लेकर नानुकुर कर दिया गया और दूरभाष पर दरवाजे को खोलने की बात कही गई। अब देखना यह होगा कि क्या सही में दिव्यांगों के हित में देखते हुए दरवाजे को खोला जाता है या फिर महज इसी प्रकार से दिव्यांगों को कुछ मीटर की दूरी का फेरा कर अपने शाखाओं तक परेशानी से जाना पड़ता है। जगत जननी मां भवानी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व नवरात्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि पर्व पर भक्तों के द्वारा 9 दिनों तक माता रानी की उपासना और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इस पर्व को लेकर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में जगह जगह चौक चौराहों व मार्गों पर पंडालों का निर्माण कर उन्हें आकर्षक रूप दिया जा रहा है। साथ ही चौराहे सहित मुख्य मार्गों को रंग बिरंगी लाइटिंगों से आकर्षक सजाया जा रहा है। शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। नवरात्र पर्व प्रारंभ होते ही भक्तों और विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा प्रतिदिन धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाएंगे, तो वहीं माता के दर्शन और विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाने संध्या से ही दर्शकों का हुजूम नगरों में दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही समितियों के द्वारा पंचमी से ही माता का महाप्रसाद व भंडारे आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक तौर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम भजन, जस, कीर्तन मंडली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवन, पूजन, भंडारा, प्राण प्रतिष्ठा 9 दिनों तक चलने वाले इस महानवरात्रि पर्व के आरंभ के कुछ दिन पहले से ही भक्तों के द्वारा माता के दरबारों को पंडालों का निर्माण कार्य सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिनके द्वारा पंडालों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। इन पंडालों को सुसज्जित स्वरूप इस महापर्व की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। एक ओर जहां विभिन्न चौक चौराहों पर माता जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो वहीं माता के उपासकों के द्वारा विभिन्न मंदिरों व घरों में विधि विधान के साथ जवारे भी बोए जाएंगे। वहीं कलश स्थापना कर 9 दिनों तक भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। इसमें नगर के हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर में ज्योति कलश सुशोभित होंगे, तो वहीं कालीपाट मंदिर में भी 1000 से अधिक ज्योति कलश प्रज्वलित होंगे। इसमें 201 घी के तो 650 तेल के ज्योति कलश होंगे, तो वहीं 200 ज्योति कलश सामूहिक तौर पर रखे जाएंगे। इसके अलावा अन्य मंदिरों में भी इसकी विशेष तैयारियां की गई है, जहां सभी मंदिरों में ज्योति कलश बढ़ाने का भी अनुमान भी लगाया जा रहा है। बहिरा थाना के अंतर्गत ग्राम डुड़गांव वेयर हाउस के सामने पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं एक महिला भी घायल हो गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे करीब मुन्नीलाल कटरे बसनबाई के साथ मोटरसाइकिल से बैयर से कलेगांव आ रहे थे। तभी ढूंढगांव वेयर हाउस के सामने ढूंढगांव से बैयर की ओर जा रही पिकअप ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से मुन्नीलाल कटरे की मौके पर ही मौत हो गई और बसनबाई घायल हो गई, जिसका बैयर के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। इस घटना की रिपोर्ट रमेश मेरावी के द्वारा कलगांव निवासी बैयर थाने में की थी। यहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर मृतक मुन्नीलाल कटरे का शव बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग जांच कर पिकअप चालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जयस्तंभ चौक से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक बनी कुछ ही महीने पहले डामर रोड अब जगह जगह से उखड़ने लगी है और रोडों पर बनी बड़ी बड़ी दरारें उसमें आने लगी है, जो कि यातायात के दबाव को सहन नहीं कर पा रही, जिसको लेकर यहां से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहर की प्रमुख मार्गों की यदि बात करें तो कोई भी मार्ग ना ही गुणवत्ता युक्त बन रहा है और ना ही बने हुए कई मार्ग कई सालों तक चल रहे हैं। जबकि देखा जाए तो यही रोड गुणवत्ता युक्त बनता तो यह रोड सालों साल चलती थी, किंतु अब हो रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता नहीं होने की वजह से यह मार्ग बनने में कुछ ही समय लगता है और कुछ ही दिनों बाद यह रोड जगह जगह से उखड़ना भी चालू हो जाती है, जिसमें ना ही संबंधित विभाग के द्वारा ध्यान दिया जाता है और ना ही जो निर्माण एजेंसी इसकी देखरेख में लगी होती है वह भी इन मार्गों पर ध्यान नहीं देती। इसका नतीजा यह होता है कि रोड कुछ ही महीनों में खराब हो जाता है या फिर कुछ ही दिनों में ही बनने वाली रोड की गिट्टियां जगह जगह से निकलने लगती है। ऐसा ही ताज़ा मामला जयस्तंभ चौक से लेकर गर्रा रेलवे क्रॉसिंग तक बनी डामर रोड का है। रोड अब दोनों जगह से उखड़ने लगी है, पर रोड इस कदर उखड़ रही कि यहाँ से आने जाने वाले वाहन जब इस उखड़े हुए रोड से गुजरते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जो डामर रोड बना था वह भी जगह जगह से दरारों के रूप में डामर छोड़ रहा है। जबकि देखा जाए तो कुछ महीने पहले ही यह रोड को संबंधित विभाग के द्वारा बनाया गया था और यह रोड न ही यातायात के दबाव को सहन कर पा रही और न ही संबंधित विभाग के द्वारा इस मार्ग पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो यह सबसे व्यस्ततम रोड में से एक रोड माना जाता है। इसी रोड पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले भी लगे हुए हैं, किंतु संबंधित विभाग के द्वारा जो निर्माण किया गया है वह बिना अधिकारियों के द्वारा न ही गुणवत्ता को लेकर ध्यान में रखकर बनाया गया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। खैलांजी पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आरंभा निवासी 32 वर्षीय युवक 12 अक्टूबर को कीटनाशक के प्रभाव में आने से बीमार हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि राजकुमार मस्करे खेत में दवा का छिड़काव करने के लिए गया हुआ था, जिसका शासकीय सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय उसे रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारासुनी खैलांजी सहित पूरे जिला कृषि पर आधारित है, जहां पर अधिकांश लोग खेती किसानी का कार्य करते हैं। वर्तमान में खेतों में फसल लहलाने लगी है, जिसमें लगी बीमारी की वजह से उन पर विभिन्न कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत आरंभा निवासी 32 वर्षीय राजकुमार पिता मदनलाल मस्करे किसान है जो खेती किसानी का कार्य करता है। वह भी शराब पीने का आदी था, जो 12 अक्टूबर की सुबह अपने खेत में लगी फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के लिए गया हुआ था। जो खेत से वापस अपने घर आया और अपनी पत्नी को कहने लगा कि उसके ठीक नहीं लग रहा है। तभी उसकी पत्नी कंचना मस्करे के द्वारा उसका हालचाल जानकर तत्काल ही शासकीय सिविल अस्पताल लाकर उसे भर्ती कराया गया। यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा कीटनाशक का असर देखकर उपचार प्रारंभ कर दिया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए 108 संजीवनी की मदद से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घर आया तो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने पिया था तो थोड़ी सेंट आ रही थी। शराब पिए हुए थे? हाँ। तो फिर हो गया। फिर हमने ध्यान दिए, खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, तो फिर हमें बोले वो भैया कि जी दूध लाए न लाए। 7 सितंबर की रात भोजन में जहर का सेवन करने से एक मासूम बेटी सहित उसकी मां के उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जहां मां बेटी की मौत पर मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर खाने में जहर देकर मां बेटी को मारने का आरोप लगाया था, तो वहीं मामले की शिकायत पुलिस से कर मामले में वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई थी। मृतकों में थाना बारासुनी ग्राम केरा निवासी 35 वर्षीय मीनापति महेंद्र चौरे और उसकी मासूम बेटी महक चौरे का नाम समावेश था। जहां मृतिका के मायके पक्ष के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर बारासुनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक महिला के पति महेंद्र चौरे पर पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम केरा निवासी महेंद्र चौरे ड्राइवरी का काम करते हैं, जिनकी पत्नी मीना चौरे गृहिणी थी, जिनकी 2 संतानें थी, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थी। जानकारी के अनुसार बेटी महक कक्षा 4 में पढ़ाई करती थी। 7 सितंबर को जन्माष्टमी के अवसर पर कन्हैया विसर्जन के बाद उनके बेटियों ने मोहल्ले में किसी दूसरे के घर खाना खा लिया था, इसलिए उसने अपने घर पर खाना नहीं खाया था, जबकि मीना और कक्षा 4 में पढ़ रही उसकी बेटी शहक ने साथ में खाना खाया था। बताया जा रहा है कि पति की रोज रोज की शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर स्वयं मीना ने आत्महत्या के इरादे से खाने में जहर डाला था। खाना खाने के बाद मां बेटी दोनों की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें चक्कर आने के साथ ही उल्टियां होने लगी थी, जिस पर उनके परिजनों ने मां बेटी दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां रात्रि में उपचार के दौरान बेटी महक की मौत हो गई थी, जबकि पत्नी मीना का जिला अस्पताल में उपचार जारी था। इसके अगले दिन 8 सितंबर को मां मीना ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। उधर मां बेटी की मौत के बाद मीना के मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि मीना के पति महेंद्र चौरे का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध चल रहा था। इसके चलते मीना और महेंद्र के बीच अक्सर वाद विवाद होते रहता था। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मेहंदीवाड़ा खापा निवासी मीना की मां शीला माने और उसकी मामी मंजू मेश्राम ने अपने बयान में बताया था कि मीना का पति ड्राइवर है, जो अक्सर देर रात घर आता है, जिसके किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम संबंध है। इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे। उन्होंने बताया कि कई बार मायके के पक्ष के लोगों के द्वारा उसे समझाइश दी गई थी, बावजूद इसके कि महेंद्र चौरे नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ विवाद करते रहता था। यहाँ समझाइश देने पर पति महेंद्र चौरे ने अपने ससुराल वालों के साथ बातचीत करना भी बंद कर दिया था। उन्होंने आगे बताया था कि गुरुवार को कन्हैया विसर्जन के बाद महेंद्र के पुत्र ने मोहल्ले में किसी के घर खाना खा लिया था, जबकि उसका पति महेंद्र ने घर पर खाना नहीं खाया। सिर्फ मीना और उसकी बेटी महक ने घर में खाना खाया था। जहां खाना खाने के बाद दोनों बीमार हो गए थे। मां के पक्ष ने आशंका जताई थी कि मीना और उसकी बेटी महक को पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने खाने में जहर दिया होगा। जहाँ खाना खाने से माँ बेटी दोनों की मौत हो गई। जहाँ पर मां के पक्ष से मिल रही शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए पति को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उत्तेजित करने के आरोप में 306 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे इस अपराध में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।